हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे कि देखिए मेरा केवल एक ही टारगेट है, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं और वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी की, आईएएस की, स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ें, किसी भी वजह से इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से रहे हो या उन्हें पता ना रहा हो या वो 11th क्लास में है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट में है या ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिस भी जगह है अगर ये वीडियो तक पहुंचता है आप इमीडिएटली यू शुड ट्राई टू स्विच योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम because if you are preparing from English medium then the chances of yours getting into the civil service examination increases manyfold, right? आप imagine नहीं कर सकते, you just cannot imagine the impact of the English for the civil service examination। आपको सिर्फ मीडियम चेंज करना है, किस लिए? इंग्लिश मीडियम इसलिए चेंज करना है कि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। अदरवाइज हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा, हम सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ठीक है ना, ये तो देखिए हाउ वी आर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोना कम टू योर माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम? Yes, students, it is 100% possible. How it is possible? This is how I will make you to change your मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगर कोई भी बच्चा चाहे तो वो चेंज कर सकता है, ठीक है ना। और कैसे चेंज करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की भी कोशिश करूंगा। देखिए क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंग्लिश को सुनेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम को आप एक बार इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन अ स्टूडेंट हु हैज स्टडीड फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, व्हाट ही और शी वुड हैव डन मोस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंग्लिश। शी और ही मस्ट हैव लर्नड और लिसन अ लॉट ऑफ इंग्लिश बिकॉज द डिक्टेशन और द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल वेयर शी और he was admitted, right? उसको क्या होता था, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होते थे they used to communicate in English, only in English। तो क्या 99.99% everything whatever was dictated in the class or talked about with respect to any subject it used to go into their minds in English and then they were made to write that particular dictation in English only। So listening to and then writing to in English, okay, and then they had to go to home, then they had to memorize that thing, they have to do the homework in English, they have to memorize, that means they themselves are reading out, themselves are spelling out, and then what happens, then when they used to go to the class the next day, then the teacher used to ask, stand up and you tell me what I asked you, then that person used to speak in English, right? So everything was happening in English, but the grammar period was only one। अगर आप 11th, अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर के इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं और आपकी क्लास में भी एक, अगर हिंदी मीडियम से हैं आप तो भी एक ही क्लास होती है ग्रामर की, और इंग्लिश मीडियम वाले में भी एक ही होती है। तो डिफरेंस कहां है? सुनने में, लिखने में, बोलने में। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको ये बताऊंगा इसका हिंदी में भी मैं आपको ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, अदरवाइज हमको हिंदी की जरूरत नहीं है because we are shifting from Hindi medium to English medium। Then why the hell we are going to translate this particular English paragraph into Hindi? Why? क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, हमको कंसोलिडेट करना है, मजबूत बनना है, कि हमको नहीं कि एक बार हो गया फिर दोबारा, ऐसा करना है कि मैं पीछे मुड़कर ना देखना पड़े इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे उसको आपको क्या करना है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में, सेम टू सेम नहीं करना, अपनी लैंग्वेज में जितनी भी इंग्लिश टूटी फूटी आती है आपको, यू हैव टू जस्ट राइट, क्योंकि भाई कहीं से तो शुरू करोगे, यू विल हैव टू स्टार्ट समवेयर, और वो समवेयर क्या है, यू विल डिसाइड कि यही राइट टाइम है, दिस इज द ओनली राइट टाइम। कोई अच्छा टाइम नहीं होता, कोई अच्छी चीज करने के लिए कोई सही टाइम की जरूरत नहीं होती है, जब अच्छा काम करने होता है तो हर टाइम सही होता है, ठीक है ना। सो ये नंबर जो आपको दिख रहा है ना 7080507433, इस पर आपको इस जो हिंदी में अभी मैं आपको लिख करके बताऊंगा, इसका ट्रांसलेशन करके उसको आपको इंग्लिश में लिखना है अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में, एंड देन यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू कहां पे ग्रामर की गलती है, कहां पर आप कैसे करते हैं। स्लोली विद इन अ मैटर ऑफ मंथ यू विल सी दैट यू आर इन अ पोजीशन टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक्सट्रीमली हार्ड एंड ऑन द वेरी राइट डायरेक्शन एंड होपफुली यू विल बी एबल टू मेक इट थ्रू। ऑलराइट, और उसके बाद क्या करना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये स्टोरी होगी, अभी मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग करके भी बताऊंगा, रीडिंग करके भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट ग्रामर के जितने भी पॉइंट्स होंगे नेसेसरी ग्रामर वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको इसको मैं एक स्टोरी की तरह बोल करके बताऊंगा। अभी इसके बाद एट द एंड वी गोना बी प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। थोड़ा सा हम यहीं से देखेंगे, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि वो आता है, ही गोज टू द मार्केट, शी कम्स टू द मार्केट, राइट, एंड ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, यू टेक टी, दे टेक टी, वी टेक टी, ये छोटे छोटे सेंटेंस का क्या करोगे आप, ठीक है ना। अगर आपको लिखने से और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये अदर वर्ड्स ऐसे करके अगर आपको इंग्लिश बोलना है, भाई क्या कर रहे हो, कोई वो खेल रहे हो क्या कि ABCD का आंसर बता दो, ये वाला क्विज खेल रहे हो क्या आप? आपको बोलना है, तो बोलने के लिए क्या है, जितनी भी चीजें मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं सब कुछ मुझे इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। वट एवर एनीथिंग दैट कम्स टू माय माइंड, आई वांट टू एक्सप्रेस दैट टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू, आई शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, दैट यस दिस पर्सन कैन स्पीक इन इंग्लिश, राइट। वो नहीं होता कि 1 2 4 सेंटेंस रख लिए, मैं वहां जाता हूं,
अच्छा इसका ये होगा, वो वहां जाती है, अच्छा इसका होगा, वो चाय पीते हैं, वो खाना खाते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये इंग्लिश नहीं है। जस्ट लिसन टू मी मोर एंड मोर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है ना। और मुझे पता है हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज की तलाश है कि कोई एक बार उनका हाथ पकड़ के उन्हें इंग्लिश मीडियम का बना दे, सिर्फ यूपीएससी के लिए। आप देखो सिलेक्शन का रिजल्ट, आप देखो जो सिलेक्शन हो रहा है, 20-25 लड़के जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना 1000 सीट्स में, देखना 400 to 500 लड़के सेलेक्ट होंगे, गारंटीड है, लिख के दे रहा हूं, लड़के लड़कियां सब हिंदी मीडियम के, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका नाम क्या है, अवर पास्ट। अवर पास्ट मतलब हमारे अतीत, मतलब एक से ज्यादा, जहां पर एस लगा है मतलब एक से ज्यादा पास्ट, मतलब हर तरीके के लोगों के लिए अलग अलग पास्ट रहा होगा। यहीं से समझना शुरू करिए। सेंस, यू हैव टू डेवलप दिस सेंस, यू हैव टू डेवलप योर ओन फैकल्टी। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं बनना है कि आपको ये पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, आप हिंदी मीडियम कोचिंग में गए, आपको ट्रांसलेट करके दे दिया, अब आप पढ़ रहे हैं उसको, आप डिपेंडेंट हैं। जब आप डिपेंडेंट हैं तो दूसरों का क्या भला करेंगे। आपको बिल्कुल सेल्फिश होना है, रूथलेस होना है, 100% प्रैक्टिकल होकर आपको पढ़ाई करनी है, राइट। चलिए ये हमारा जो है एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसका नाम है अवर पास्ट, ठीक है ना। उसका ये सेकंड चैप्टर है, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस। कैसे, पैरा बाय पैरा हमने किया, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, जो भी नेसेसरी ग्रामर है दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड विद दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ ओनली, ठीक है ना। तो आप उसको देखिए, जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसको देखिए, ठीक है ना। जैसे बताया जा रहा है, जस्ट फॉलो फॉर 1 मंथ एंड सी द रिजल्ट, ऑलराइट, ठीक है। तो ये उसका सेकंड चैप्टर है, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब क्या है, आप इसको ना हल्का सा ब्रेक करते हैं। व्हाट इज द वे टू अंडरस्टैंड, जैसे इंग्लिश लिखिए, किसी ने कभी नहीं पढ़ा, अभी ये लाइन आपके सामने आ गई, हाउ द हेल यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट ब्रेक लिटिल बिट, ठीक है ना। फर्स्ट रूल इज द ब्रेक द लॉन्ग सेंटेंस स्मॉलर वन। हाउ, जहां पर भी आपको द लगा मिल जाए, इसका मतलब उसके आगे की जो चीज है उसमें कुछ स्पेशल है, ठीक है ना, उसमें कुछ स्पेशल है। यहां पर क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है। तो देखिए आर्टिकल का भी यूज मैंने बताया है ग्रामर के साथ। तो आर्टिकल ये कौन सा हमारा, डेफिनेट आर्टिकल, मतलब निश्चित, ठीक है ना, निश्चित आर्टिकल है, ठीक है ना। और ये जो है अर्लीस्ट, तो क्या होता है अर्ली, अर्ली मतलब क्या होता है, सिंपल, जैसे मतलब मैं मतलब अर्ली उठता हूं सुबह सुबह, ठीक है ना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग हो गया, मान लो 4 o'clock 5 o'clock। अगर बोल दूं आई गेट अप अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग, 12:01 पे उठ गया रात में, बिल्कुल, ठीक है ना, वो होता है अर्लीस्ट। तो अगर बताना है बहुत, मतलब सुपरलेटिव डिग्री किसी चीज की, मतलब किसी चीज की इंतहा कर देनी है, तो दा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी अर्लीस्ट, बेस्ट, ठीक है ना, वाओ, ऐसी काइंड ऑफ आपको फीलिंग आना कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, बेस्ट, ठीक है ना, तो वहां पर दा लगेगा, ठीक है ना, समझ गए, ऐसे होता है। सो द अर्लीस्ट पीपल मतलब आरंभिक पीपल, जो सबसे पहले लोग थे हमारे, इसी बुक के फर्स्ट उसमें पैराग्राफ में दिया कि 20 लाख ईयर्स बैक के लोगों की बात की जा रही, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का हमारा जो है नाम, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है ना। द अर्लीस्ट पीपल, सबसे पहले जो लोग थे, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है ना। ट्रेल मतलब यहां पर आपको समझना चाहिए एड्रेस, एड्रेस मतलब कहां रहते थे, या उनकी खोज, कहां रहते थे, कैसे रास्तों पर चलते थे, कहां रहते थे। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हमारी रिवर्स हो गई, ठीक है ना, ये माउंटेन्स हो गए, ठीक है ना, ये क्या हो गई, ये हमारी ये हो गई गुफाएं हो गई, ठीक है ना, ऐसे करके गुफाएं हो गई। तो ऐसे ऐसे प्लेसेस पर तो ही रहते होंगे वो लोग, क्योंकि अर्लियर टाइम 20 लाख ईयर्स बैक, जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ नीड्स पीपल यूज्ड टू हैव एट दैट पॉइंट इन टाइम, किस तरीके की जरूरत लोगों को उस वक्त होती रहेंगी, व्हाट काइंड ऑफ नीड पीपल यूज्ड टू हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। ऐसे करके आपको बोलना है, इस लेवल पे पहुंचना है, आपको क्रैक करके दिखाना है 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। आपको अगर जान लगा के जुट जाओगे, अगर एक बंदे को 1 साल लगते हैं इंग्लिश में, आपको 1.5, बहुत ज्यादा लगेगा तो 1.5 मंथ्स लगेगा, ठीक है ना, 1.5 ईयर लगेगा, 6 महीने ज्यादा लग जाएंगे। बट उसके बाद आप किसी की बैसाखी पर नहीं चलना पड़ेगा आपको, यू विल बी कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, ऑलराइट। तो ये अर्लीस्ट ट्रेल हो गया। ट्रेल मतलब होता है मार्क होता है, एड्रेस होता है, पता होता है हिंदी में, अगर आप मतलब जानना चाहो, ठीक है ना। तो एड्रेस मतलब तो उनका पता क्या था, है ना, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। सो पुराने लोगों की जिंदगी के बारे में खोजबीन यहां पे चल रही है, ठीक है ना, उनका पता ढूंढा जा रहा है कि नदियों किनारे। तो जैसे क्या है, अभी आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इंटरव्यू वगैरह में पहुंचोगे, जब आंसर राइटिंग आप लिखोगे, तो क्वेश्चन को इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, फिगरेटिव मीनिंग, लिटरल मीनिंग नहीं कि यहां पे मतलब ट्रेल लिखा है तो ट्रेल मतलब पता है, अच्छा इसका मतलब तो मार्क होता है, निशान होता है, ऐसे नहीं होता, इस तरीके से समझो आप, ठीक है ना। चलिए अब हम समझ गए कि जितने भी पुराने लोग थे, 20 लाख साल पहले के लोगों की बात पर्टिकुलर चीज में की जा रही है। उसके बाद ये हमारा 9th पैराग्राफ है, दिस इज गोइंग टू बी द 9th पैराग्राफ। 8 पैराग्राफ हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, मतलब 8 पैराग्राफ पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं, हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। अब ये हम इसको एक बार मैं आपको रीड करके बताता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट कि ऐसे आपको उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन नीड्स टू बी एक्सट्रीमली क्लियर, ठीक है ना, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज, एक्सट्रीमली क्लियर। आप उसी को सुनिए, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप उसी को सुनिए, द पर्सन हुम यू थिंक इज द बेस्ट,
जो बहुत अच्छा बोल सकता है, जो बिल्कुल साफ क्लियर कट जिसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना, जिसको पूरी ग्रामर सही, जो बिल्कुल आपको लगे यस दिस इज द पर्सन आई गोना। सबसे पहली बात, बेस्ट लोगों के साथ सीखिए, बेस्ट लोगों के साथ, बेस्ट लोगों के साथ ही रहिए, कभी भी अपने से नीचे के साथ मत रहिए, क्योंकि आप अभी अपनी जिंदगी खुद बनाने के प्रोसेस में हैं। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ द बेटर पर्सन ऑफ व्हाट यू आर राइट नाउ, राइट? सो यू डोंट हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज लैगिंग so many things, because their parents are there to take care of that particular person, right? So you don't have to worry about, you have to think about yourself, be selfish, completely selfish, ठीक है ना? Devote yourself to the goal that you are setting for yourself, all right? So I am just going to read this, ठीक है ना? I'm just going to read this first of all, and you have to listen to me, you have to imitate exactly the way I'm reading it, all right? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना? और इसमें अगर आपको जिस भी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से, मुझे पता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को किस हिसाब से उनका हाथ पकड़ के मुझे आगे लेकर के जाना, मजबूत करना होगा। बट अगर आपको किसी और तरीके से लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सर थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाइए या थोड़ा इस तरीके से पढ़ाइए। जैसे बताएंगे आई विल इंक्लूड दोज काइंड ऑफ स्किल्स ऑल्सो, ऑलराइट? सो चलिए, आई एम गोइंग टू रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ फॉर यू। हाउ इट्स नॉट हाउ, इट्स हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर? It's not where, it's not, it's were, ठीक है ना? It's were. How do we know? How do we know? How do we know? You have to read this all together. How do we know where these factories were? How do we know where these factories were? Usually, we find blocks of stone, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory sites. अपनी जुबान को साफ करिए, जैसे मैं बोल रहा हूं इमिटेट करिए, ठीक है? If you had to describe the place you live in, if you had to describe the place you live in, which of these terms would you choose? Which of these terms would you choose? Habitation, factory, habitation cum factory, and any other, right? So आप कौन सा, अब इसका मैं आपको हिंदी बताता हूं, ठीक है ना? ठीक है, अब हिंदी इसका लिख ही देते इधर, ठीक है ना? अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या बताता हूं मैं आपको, ग्रामर बता दूं थोड़ा सा। यहां पर क्या, ये हैड टू है, ठीक है ना? तो जो इंपॉर्टेंट, देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, मैं आपको जिस हिसाब से ले चलना चाहता हूं आप उस हिसाब चलिए। एक ग्रामर की शॉर्ट नोट्स बना लिए साथ में, जैसे मैं बता, अब जैसे हैड टू है यहां पर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इफ, ये हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हैड टू, ठीक है ना? उसके बाद ये हो गया डिस्क्राइब, मतलब ये क्या हो गया? वर्ब, ठीक है ना? अब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है ना? अब आपको अगर ये पहले से पढ़ाया जाए, फिर आप उसको ढूंढेंगे कहां कि ये सेंटेंस कहां मिलेगा। बुक तो जब आप खोलेंगे तब आपको पूरी ग्रामर एक साथ आएगी, है ना? तो पूरी ग्रामर भी आपने क्लास फर्स्ट से लेकर इंटरमीडिएट तक तो पढ़ी है, बट उसकी वजह से तो आपको नहीं आएगी इंग्लिश, ये तो पक्का है। ग्रामर सीख के तो नहीं आएगी। ग्रामर जरूरी है, बट जितनी जरूरी है एक बार में उतनी ही, ठीक है ना? अब मैं आपको ये समझा देता हूं, उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी देखिए यहां पे क्या है, डिस्कार्डेड, ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब पीछे की बातें होनी, जितनी भी पीछे की बातें होंगी उसमें ईडी लगेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म ही लगेगी वर्ब की, ठीक है ना? वर्ब मतलब क्या है? एक्शन, ठीक है ना? वर्ब को आप बोल सकते हैं एक्शन। जहां पर भी एक्शन है तो एक्शन कहां हुआ है? पास्ट में हुआ है। सो इफ दैट पर्टिकुलर एक्शन हैज हैपेंड इन द पास्ट और सो मेनी इयर्स बैक और नॉट एट द प्रेजेंट, यू नो, समथिंग दैट हैज बीन जस्ट हैपेंड, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज द पास्ट। अगर कोई चीज जस्ट अभी भी हो चुकी है, वो भी चीज पास्ट में चली जाएगी, तो उसकी जो वर्ब होगी वो सीधे उसमें ईडी लग जाएगा, ठीक है ना? ईडी लग जाएगा और आपको वॉज वर ही आपको मिलेगा, ठीक है ना? यहां पर देखिए लिव में भी लगा हुआ है, ठीक है ना? तो बस यहां पर सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा ग्रामर है नहीं, ठीक है ना? ये मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना? अभी जैसे मान लीजिए ये है कि इफ, लाइक अगर आपको मिलता है कुछ इफ, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट, है ना? इफ हो गया सब्जेक्ट, देन ये आपका आता है हैड टू, ठीक है ना? कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है, देन आपका आता है वर्ब, ठीक है? ये आपका स्ट्रक्चर आपको कहीं मिलता है। तो देखिए अब यहां पे क्या है, इफ आई हैड टू डिस्क्राइब, ठीक है ना? यहीं से समझते हैं, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप सीधे यूपीएससी का मटेरियल पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको ये अगर समझ में आएगा तो बेहतरीन है, वाओ, आप तुरंत आगे बढ़िए, ठीक है ना? आपका एक स्टेप आगे है। हाँ, मुझे समझ में आ गया, ये जहां भी आएगा तो आप लोग अच्छा इसी बुक में तो पढ़ा था, ये है, तो सेंस डेवलप होगा आपका। क्योंकि जो यहां पे क्या है ना, आपको जैसे कोई रूल्स बता दिए गए, बट उस रूल को जमीन पर अप्लाई करने पे बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है ना। तो ग्रामर इसी तरह है, आप जैसे पढ़ोगे फिर ढूंढोगे कहां, क्योंकि वहां की जो क्लास होती है ग्रामर में, आप बताएं ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, ही रीड्स द न्यूज़पेपर, राइट? तो वो जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं कहां बोलोगे आप? कोई खेल थोड़ी ना खेल रहे हो। तो ये सही तरीका है आपका, ठीक है? अब क्या है, अब यहां पे लिखा है इफ यू हैड टू डिस्क्राइब, ठीक है ना? ये हमारा हो गया इफ यू हैड टू डिस्क्राइब। अगर आपको इस चीज की व्याख्या करनी पड़ती, अब हैड टू है, पड़ती है, ठीक है ना? अब क्या है, अब आप अगर इंग्लिश में जाओ ताती तो प्रेजेंट होता ना, जहां पर भी हैड टू लगे मतलब क्या है, कंपल्शन है। कंपल्शन मतलब क्या, मजबूरी।
मजबूरी होता है, मजबूरी मतलब इफ यू हैड टू डिस्क्राइब, जैसे मैं बोलूं आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, आई हैड टू, क्योंकि मुझे जाना पड़ा था, ठीक है ना। तो ये जाके अगर मैं यहां पे ये एग्जांपल देता हूं, इफ आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है ना, अगर मुझे अस्पताल जाना पड़ता, ठीक है ना, अगर मुझे जाना पड़ता, ठीक है ना, या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, अगर इफ हटा देते हैं, ठीक है ना, तो पड़ता, अगर मुझे पास्ट में किसी भी चीज की कंपल्शन है, मजबूरी है, तो क्या लगेगा, हैड टू, ठीक है ना, हैड टू। जितना भी पास्ट में किसी भी, जैसे मुझे रोज पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी एवरी सिंगल डे, ठीक है ना, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज आई हैड टू प्रिपेयर एवरी सिंगल डे, आई हैड टू स्टडी एवरी सिंगल डे, आई हैड टू वॉक एवरी सिंगल डे, मुझे हर दिन वॉकिंग करनी पड़ती थी, मुझे हर दिन पढ़ाई करना पड़ता था, आई हैड टू टेक बाथ एवरी सिंगल डे, मुझे हर दिन नहाना पड़ता था, ठीक है ना, ये होगा इसका मीनिंग, ठीक है ना। तो समझ गए आप, बस हैड टू को आप रख लीजिए, बस इसका छोटा सा नोट्स बनाइए जैसे मैं बता रहा हूं। अभी इसका भी मैं आपको इंग्लिश यहां पर हिंदी लिखूंगा तो उसको आप नोट करके लिख लेना, बस जहां पर भी इसका मीनिंग आएगा सेम, क्योंकि आप यहां पे क्या देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, थ्योरी नहीं देख रहे, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हो गया, रीडिंग हो गई, प्रोनाउंसिएशन हो गया, वर्ड मीनिंग अभी इसके साथ में देख लेंगे, और हमने जो भी नेसेसरी ग्रामर थी उसको देख लिया। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। तो चलिए, हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर, हम कैसे जानते हैं, ठीक है ना, हम कैसे जानते हैं, हम कैसे जानते हैं, हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, हम कैसे जानते हैं वो फैक्ट्रीज कहां थी, वो हो कारखाने मान लो, ठीक है ना, वो कारखाने कहां थे, ठीक है ना। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, ठीक है ना, वेयर दीज फैक्ट्रीज, समझ में आ गया ना, ठीक है। यूजुअली मतलब आमतौर पर, ठीक है ना, आमतौर पर, ठीक है ना, आमतौर पर वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। ब्लॉक्स ऑफ स्टोन क्या होता है, देखिए ब्लॉक्स ऑफ स्टोन मतलब क्या है, ये बहुत बड़े बड़े मान लीजिए स्टोन्स हैं, ठीक है ना, स्टोन बोल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ये स्टोन टूल्स हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े ये स्टोन्स हैं। तो ये इतना बड़ा पूरा बहुत बड़ा पत्थर, विशाल काय जो पत्थर होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, ठीक है ना, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, ठीक है ना, ये पूरा बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, ठीक है ना। अब इसको यही याद करें, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन मतलब ये होता है, ठीक है ना। सो वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, तो आमतौर पर हमें बहुत बड़े पत्थर मिलते हैं, बहुत बड़े पत्थर मिलते हैं, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली हमें नहीं ट्रांसलेट करना, हमें सिर्फ इसलिए ट्रांसलेट करना है कि हम इसका मतलब समझ सकें, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है ना, हमें हवा में नहीं उड़ना है। इसके बाद कुछ दिन के बाद जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आमतौर पर हमें बहुत बड़े पत्थर मिलते हैं, ठीक है ना, वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। फिर ये क्या है, औजार, इसका मतलब हो गया, ठीक है ना, टूल्स का मतलब औजार, ठीक है ना, औजार। तो औजार दैट वर मेड, मतलब औजार जो बने, औजार जो बने, ठीक है ना, टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स, और संभवतः हमें सेंस निकालना है, बस सेंस निकालना है हमें, ठीक है ना, और वो सेंस प्रॉपर होना चाहिए। हमें लगे हाँ ये हिंदी में लिख दिया, इसका अगर इसको ट्रांसलेट करके आप ये लिख रहे हैं और आप बोलते हैं हाँ ये सही है, तो मतलब परफेक्ट आपकी थिंकिंग जा रही है, बस ऐसे ही शेप होती जाएगी धीरे धीरे आपकी थिंकिंग, ठीक है ना। मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, ठीक है ना। डिस्कार्डेड मतलब क्या था, बेकार समझ के फेंक दिए गए, एंड संभवतः बेकार समझकर फेंक दिए गए, बेकार समझकर फेंक दिए गए, बेकार समझकर फेंक दिए गए, क्योंकि दे वर नॉट परफेक्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है ना, क्योंकि वे बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। अब देखिए इसका मीनिंग देखिए, पढ़ के देखते हैं। आमतौर पर हमें बहुत बड़े पत्थर मिलते हैं, औजार जो बने और संभवतः बेकार समझकर फेंक दिए गए क्योंकि वे बहुत अच्छे नहीं थे, ये हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइड, ठीक है ना। और अब इसमें कैसे ये जो शब्द हैं इनको रखें, सेटल करें, जिससे कि हमारा सेंस सही से निकला है, ठीक है ना। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन, ठीक है ना, बेकार पत्थर के जो बेकार मतलब बेकार टुकड़े थे, ठीक है ना, और चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन, ठीक है ना, और पत्थर के बेकार टुकड़े
अगर नहीं सही लगेगा तो फिर इसको रब करके फिर से सेंस निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब चलूँ। मैं वो देख रहा हूँ जो लड़का विलेज में बैठा है, जो नहीं पढ़ पाया, जिसको कोई भी सेंस नहीं है वो, और जिनको आता है वो तो आप इसको देखिए और स्ट्रांग होगी, आप लिखकर भेजिए, आप और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, मैं आपको उस हिसाब से सजेस्ट करूंगा, ठीक है। सो चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइड्स, ठीक है ना। सो पत्थर के बेकार टुकड़े, ठीक है ना, इसी साइड्स मतलब इन जगहों पर, ठीक है ना, साइड्स मतलब क्या होता है, जगहें, ठीक है ना, लेफ्ट बिहाइंड मतलब छोड़ दिएगा, पीछे छोड़ दिएगा, ठीक है ना। सो पत्थर के बेकार टुकड़े इन जगहों पर पीछे छोड़ दिए, इन जगहों पर छोड़ दिए गए, इन जगहों पर छोड़ दिए गए, ठीक है ना, ये हो गया। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, समटाइम्स मतलब कभी कभी पीपल लिव्ड हियर, ठीक है ना, फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, कभी कभी लोग यहां लंबे समय तक रहे। अब देखिए एक चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, अच्छे नहीं थे लोग यहां तक रहे, ठीक है ना, रहे तो ये क्या है, वर्ब, ठीक है ना। हिंदी में क्या है, वो वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं, कारखाने कहां थे हम जानते, देखिए अगर यहां तक ये सेंटेंस जानते हैं मतलब नो, ठीक है ना, ये है। आमतौर पर बड़े पत्थर मिलते हैं, फाइंड, ठीक है ना। तो जितने भी वर्ब है, ठीक है ना, जितने देखिए यहां पर फेंक दिए गए, थ्रो मतलब, ठीक है ना, तो वर्ब हमेशा लास्ट में आती है क्योंकि वो बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। और पत्थर के बेकार टुकड़े जहां पर छोड़ दिए गए, ठीक है ना, तो लीव, लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है ना। तो इंग्लिश तो हिंदी में क्या है कि जब हिंदी में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें वर्ब हमेशा लास्ट में आती है, और इंग्लिश में वर्ब जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अब मैं इतना लिखने के बाद में क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अब आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या है, जैसे भी कहीं आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे यहां पर मान लीजिए वी है हमारा सब्जेक्ट है, तो देखिए नो मतलब क्या होता है, जानना, तो जैसे ही वी है आपका, ठीक है ना, बस नो इमीडिएटली वर्ब जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है इंग्लिश में, ठीक है ना। बट ये सारे रूल्स आपको जान के क्या करना, रूल्स से जान करके तो अगर सब कुछ हो गया होता तब तो फिर सब हो चुका होता, ठीक है। तो आपको इससे देखना, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देखनी, ठीक है ना। लंबे समय तक लोग यहां पर रहे। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। अब इसका कोई हिंदी नहीं बनाना क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। सो इन जगहों को हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते थे, मतलब जहां पर लोग रहते भी थे और वहां पर पत्थरों का औजार भी बनाते थे, ठीक है ना। तो दीज साइट्स आर कॉल्ड, तो ऐसी जगहों को, मतलब ऐसी जगहें या ऐसी जगहों को निवास स्थान और कारखाना कहा जाता था, ठीक है ना। दिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, अगर आपको ये बताना होता कि आप कौन सी जगह पर रहते हैं, तो इन विच, तो मतलब विच ऑफ दीज वुड यू चूज, आप इनमें से कौन सा पसंद करते, बताना पसंद करते, ठीक है ना, कौन सा विकल्प चुनना पसंद करते। हैबिटेशन मतलब क्या होता है, निवास स्थान वाली जगह पर रहते हैं जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है ना। फैक्ट्री है जहां पर मतलब थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर रहना पड़ते हैं, या ऐसी जगह जहां पर फैक्ट्री और जो है निवास स्थान वाली जगह दोनों हैं, या फिर कहीं और आप रहते हैं, तो ये आप मुझे बताइएगा जहां पर आप रहते हैं, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर चीज को आपको रीड करना, इसको तो आपको समझना ही है अच्छे से। उसके बाद ये आपको देखना है, इसको देख करके आपको अपनी इंग्लिश में, अपने वर्ड्स में आपको लिख के इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, ठीक है ना। आपको सेंड करना है स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और उसके बाद जो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के सबसे पहले क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू हैव एन स्टोरी इन आवर माइंड, कुछ अपने दिमाग में होना चाहिए। वी हैव टू हैव समथिंग इन आवर माइंड, इफ वी हैव समथिंग एटलीस्ट वी कैन थिंक, वी कैन स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है ना। वी कैन स्टार्टिंग यार I want to speak this, बट जब आपके दिमाग में कुछ नहीं होता है, then if you are asked to speak, you don't have even anything in your mind, how the hell you wanna think anything? So जब thinking ही start नहीं होगी, then speaking कैसे होगी, right? So ये story आपके दिमाग में है। तो ये story क्या है कि how do we know where these sites were, ठीक है ना, how do we know where these factories were, ठीक है ना, वो फैक्ट्री कहाँ थी, तो how do we know। तो थोड़े थोड़े phrases को जब आप बार बार पढ़ें तो आपके दिमाग में जब जाएगा ना तो आपको सेट होने लगेगा धीरे धीरे। how do we know where these factories were, how do we, तो 8-10 बार बोलेंगे how do we know where these factories were, how do we know where these factories were। Usually we find blocks of stone. Usually we find blocks of stones and tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, because they were। तो आपको क्या करना है, अच्छा पहले ये था, पहले हमें ये पता है कि हमें ये कैसे पता होगा कि वो फैक्ट्रीज थी कहाँ, ठीक है ना। जब वो फैक्ट्रीज थी कहाँ, फिर उसके बाद क्या है, अगर वो फैक्ट्रीज थी तो आमतौर पर किस चीज की फैक्ट्रीज थी, पत्थर वहां बनते थे, पत्थर के औजार बनते थे, तो कौन सी थी, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स थी। तो ऐसे करके लिंक करते जाना है, ठीक है ना। और छोटे छोटे वर्ड्स जहां
यहाँ पर भी ना समटाइम्स तो कभी कभी तो ऐसे करके आपको याद करना है। यही सारी चीजें रिपीट होती हैं बहुत सारी बार, ठीक है ना। सो इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल हियर, आप इसको शेयर करिए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको जरूरत है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज करने की वो शिफ्ट कर सके। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।